नमस्कार साथियों। आज अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला। जो हस्तकला है उसके अंदर जो पहली हस्तकला है या हैंडीक्राफ्ट है वो है थेवा कला। थेवा कला के बारे में पढ़ेंगे अपन आज। थेवा कला तो हैंडीक्राफ्ट है यानी हस्तकला है, उसके अंदर मुख्यतः आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये क्या है और एक कहाँ है। उसमें से मुख्यतः यही कि भी कहाँ है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है इसके अंदर, क्या है और कहाँ पे है। तो अपने थेवा कला है वो देख लेते हैं क्या है। थेवा कला क्या है एक्चुअल में, जो कांच होता है, कांच के ऊपर की जाती है मीनाकारी या कलाकारी। कांच के ऊपर क्या की जाती है, कलाकारी। कांच पर कलाकारी की जाती है। कौन से कांच पर? हरे रंग का बेल्जियम कांच होता है। कांच लेंगे तो वो कौन सा लेंगे? हरे रंग का बेल्जियम कांच। बेल्जियम देश है, वहां से आता है बेल्जियम। हरे रंग का बेल्जियम कांच। कहां पे शुरू हुई थी? तो ये प्रतापगढ़ में शुरू हुई थी। कहां पे? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में एक नाथूजी सोनी नाम के आदमी थे, उन्होंने इस कला को प्रवर्तन किया था। या वो प्रवर्तक कौन थे? नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ में एक शासक हुए थे सामंत सिंह जी। सामंत सिंह जी ने नाथूजी सोनी को राज सोनी की उपाधि थी, यानी जो अपने राजकार्य करते थे ना राजाओं के कारण, उनको उपाधि दे दी राज सोनी की। यानी प्रवर्तक कौन हो गए इनके? प्रवर्तक नाथूजी सोनी। उसके बाद में सारे लगभग राज सोनी लगाने लग गए थे। शासक सामंत सिंह कौन सी उपाधि दी? राज सोनी की उपाधि दी थी। ये आप क्या हो? राज के सोनी हो, शासन के सोनी हो, शासक, है ना। उसके बाद में जब आपकी कला अच्छी होती है तो सरकार क्या आपको प्रोत्साहन करती है, आपको पुरस्कार वगैरह देती है। तो थेवा कला के लिए एक अपने कलांतर के अंदर वो कलाकार हुए थे, उनका नाम है महेश राज। क्या नाम है? महेश राज। महेश राज सोनी कर लो वैसे तो, क्योंकि राज सोनी की उपाधि मिल गई थी इनको। महेश राज सोनी, इनको पद्मश्री मिला था इनके लिए। कला अच्छी थी, इनके लिए प्रोत्साहन कर लिए पद्मश्री मिला था। कलांतर में एक और अपने कलाकार हुए थे इनके, गिरीश कुमार। गिरीश कुमार। गिरीश कुमार को राष्ट्रपति ने क्या दिया था? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। राष्ट्रीय पुरस्कार। और एक व्यक्ति हुए थे, पर्सन हुए थे फॉरनर, जस्टिन वक्की। क्या नाम था उनका? जस्टिन वक्की। ये सुन्नी जो प्रतापगढ़ के सुन्नी है उनसे संबंधित नहीं थी, अलग अलग थे। जस्टिन वक्की। वक्की साहब ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस कर दिया। पूछ ले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो वो थे अपने जस्टिन वक्की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध। थेवा कला के अंदर बनाया क्या जाता है? ये तो अच्छी बात है कि ये कलाकारी है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है? इससे पहले ज्यादातर बनते हैं इसके अंदर आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, आभूषणों के अंदर कलाकारी कर दी। उसके बाद में सजावटी सामान हो गया, कोई घर के अंदर सजावट के लिए होता है ना, उसमें सामान, सजावटी सामान। सजावटी सामान हो गया। और देवताओं की प्रतिभा है, उनको भी इसमें थेवा कला से संवारा जाता था। देवताओं की प्रतिभा, ये चीजें इस थेवा कला के अंदर बनाई जाती थी। उसके बाद में जो अगली है वो है मीनाकारी। मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? मीनाकारी होती है सोने का आभूषण, सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाया जाता है, ये मीनाकारी है। वैसे तो क्या है? सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाने की कला। सोने के आभूषणों पर
रंग चढ़ाना कहाँ की फेमस है? अपने जयपुर की फेमस है। कब फेमस हुई थी? तो अपने एक शासक हुए थे मानसिंह जी प्रथम। मानसिंह प्रथम। इस मानसिंह प्रथम के टाइम में लाहौर से कलाकार बुलाए गए थे। किसके लिए? इसे मीनाकारी के लिए। लाहौर से कलाकार आए थे इसके मीनाकारी के लिए। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है अपने मीनाकारी के, उनका नाम है कुदरत सिंह जी। सरदार जी हैं कुदरत सिंह जी। इनको क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा काम करोगे सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी, तो इनको क्या है? पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या फेमस है? जैसे यहाँ पे तो जयपुर के अंदर तो हो गई, अपने सोने के अंदर कलाकारी हो गई। वैसे ही मान लो आप भीलवाड़ा की साइड में जाओगे तो वहाँ पे तांबे का कलाकारी की जाती है। तांबे की मीनाकारी, तांबे के जो आभूषण होते हैं उन पे। तो सीधा बोल ले तांबे की मीनाकारी कहाँ की फेमस है? तो अपने भीलवाड़ा साइड की है। कहाँ की है? भीलवाड़ा की। और अगर अपने को चांदी की पूछ ले, चांदी की मीनाकारी कहाँ की फेमस है? वो कहाँ की है? नाथ द्वारा है अपने राजसमंद में। तो नाथ द्वारा की चांदी की मीनाकारी, नाथ द्वारा राजसमंद। और अगर कागज की पन्नी, ये अपने बीकानेर की है। कागज की पन्नी पर मीनाकारी कहाँ पे की जाती है? वो है बीकानेर। तो ये अन्य भी इसके सेंटर है, अभी अलग अलग, वो आप ध्यान रखना। इसके कालांतर में अन्य कलाकार भी हुए, जैसे उनका नाम हो गया दुर्गा हो गया, काशी हो गया, कैलाशनाथ हो गया। अन्य कलाकार किसके? मीनाकारी के अन्य कलाकार। एक का नाम दुर्गा हो गया, काशी हो गया, कैलाशनाथ हो गया। तो पूछे भी ये कई बार मल्टी स्टेटमेंट में पूछ ले भी किन से जुड़े हैं, तो ये मीनाकारी से जुड़े हैं। उसके बाद में जो अपनी अगली हस्तकला आती है वो है ब्लू पोट्री। ब्लू का अर्थ क्या होता है? नीला। पोट्री का अर्थ बर्तन। ब्लू पोट्री। और सीधी सी बात है, ब्लू का अर्थ हो गया नीला, पोट्री का अर्थ हो गया बर्तन। यानी बर्तन पर क्या किया जाता है? नीला रंग किया जाता है, तो वो है ब्लू पोट्री। इसको कामचिनी भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? कामचिनी। ब्लू पोट्री कह दो तो कामचिनी कह दो। चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। चीनी मिट्टी के कौन से बर्तन? जो सफेद कलर के हैं। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर क्या है? नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। कलर कौन सा यूज किया जाता है? नीला। नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। ब्लू पोट्री नीले बर्तन है किसके? अपने चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन है, उनके ऊपर नीली चित्रकारी कर दी थी। ब्लू पोट्री होगी, नीला रंग किया तो ब्लू पोट्री। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। अपने जयपुर के अंदर एक शासक हुए थे राम सिंह सेकंड। क्या नाम है उनका? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के टाइम में दो कलाकार थे। एक का नाम था कालू, जिसे अपन कालू बोल देते हैं। एक का नाम था चूड़ामन। चूड़ामन। इन दोनों को कहां पे भेजा था? दिल्ली भेजा था प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। आप दिल्ली जाओ और दिल्ली से एक कलाकार है, उनका नाम है भोला। उस भोला से ब्लू पोट्री का प्रशिक्षण प्राप्त करके आओ। भोला कहाँ का रहने वाला था? ये दिल्ली के थे भोला जी, दिल्ली। राम सिंह सेकंड ने अपने दो कलाकारों को जयपुर यानी आमेर से दिल्ली भोला नामक कलाकार के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था। इसके जो प्रमुख अपने वो है कलाकार जयपुर के, उनका नाम है कृपाल सिंह जी शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत साहब।
शेखावत साहब ने नीले रंग की तो ब्लू पोट्री की और उन्हें इसके अलावा 25 अन्य कलरों में भी पेंटिंग शुरू कर दी। यानी कि जरूरत थोड़ी अभी नीला है, मैं सफ़ेद ले लूँगा, मैं कोई ब्लैक ले लूँगा, मैं कोई नारंगी ले लूँगा, मैं कोई केसरिया ले लूँगा। ऐसे करके उन्होंने 25 अलग अलग कलरों से भी अपनी वो है ब्लू पोट्री है वो शुरू की थी। उनको कहते हैं कृपाल शैली। नीला रंग के साथ 25 अन्य कलर, रंगों में शुरू की तो इसलिए क्या कहते हैं इनको, कृपाल शैली। क्यों उन्होंने शुरू की तो वो कृपाल शैली होगी। ये एक्चुअल में जो ब्लू पोट्री थी या कि कहाँ की फेमस थी ये अपने चीन है, चीन और फारस जो वर्तमान का ईरान है, पर्सिया बोल सकते हो उस टाइम का, उससे उस टाइम ये मतलब वहाँ पे फेमस थी। मुगल टाइम के अंदर भारत के अंदर फेमस हुई थी, है ना। पहले चीन के अंदर, फारस के अंदर फेमस थी, मुगल काल आया तो मुगल काल के अंदर वहाँ से कलाकार आ गए, साथ में अच्छे अच्छे कलाकार थे तो मुगल काल के अंदर भारत के अंदर फेमस हो गई। इस ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह सेका था। इसके अलावा और कौन अन्य कलाकार कौन कौन हुए थे तो उनका नाम है जैसे गिरिराज हो गया, नाथीबाई हो गया, भगवान साहे हो गया। ये नाम याद रख लो, कई बार पूछ लेते हैं। अन्य कलाकार कौन हो गए, जैसे भगवान साहे, नाथीबाई, हाँ। तो ये कई बार ऑप्शन में दे के पूछ लेंगे ये कौन सी कला से जुड़े हुए हैं। भगवान साहे हो गया, नाथीबाई हो गया, और बेरू खगाड़ हो गया, गिरिराज जी हो गए, बेरू खगाड़ और गिरिराज। ये अन्य कलाकार है, इनका भी ध्यान रखना होगा। ये अपनी ब्लू पोट्री पूर्ण हो गई। अगली जो कला है वो है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होती है, एक्चुअली में मिट्टी की मूर्तियां होती हैं। क्या है टेराकोटा? तो अगर संक्षिप्त शब्दों में देखें तो टेराकोटा क्या है, मिट्टी के बर्तन। अब जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से को पकाया जाता है और पकाकर उससे मूर्ति बनाई जाती है, उससे खिलौने बनाए जाते हैं, उससे घर का जो सजावटी सामान है वो बनाया जाता है। उसके जो पकाने की विधि है वो RS मेंस के अंदर पूछी जा चुकी है 2018 के अंदर। टेराकोटे की जो विधि है बनाने की वो पूछी जा गई है अभी 5 नंबर में, तो ये ध्यान रखना। इसको इसके अंदर क्या होता है, चिकनी मिट्टी ले ली, चिकनी मिट्टी में एक मतलब चौथाई गधे का गोबर और चावल की जो भूसी होती है वो मिला के उससे मतलब जमीन के अंदर जो है वो मूर्तियाँ बना ली जाती है। जब वो सूख गई, सूखने के बाद उसको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाता है, उसके बाद उस पर गेरुआ रंग कर दिया जाता है। ये इनकी टेराकोटा बनाने की विधि हो गई। एक्चुअली में क्या है, चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी को पकाकर क्या बनाई जाती है, इससे मूर्ति बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं बच्चों के, पशु पक्षियों के चित्र हो गए जैसे, और सजावटी सामान बनाते हैं। अगर इसकी मान ले कोई पूछ ही ले, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। विधि क्या है इसकी, मिट्टी होगी, मिट्टी में 1/4 गधे या गाय का भी गोबर यूज लीजिए, गधे नहीं, गाय का, गधे का गोबर या लीद बोलते हैं इसको, और चावल नहीं है वहाँ पे, गेहूं की भी भूसी यूज में लेते हैं। हो गया। अब इनकी इससे मूर्ति बना ली जाती है। मूर्ति बनाने के बाद इनको सुखाया जाता है। मूर्ति बनाकर सुखाया जाता है मतलब 1 वीक तक सूखने, फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर इस पर गेरुआ रंग कर दिया जाता है। ये इनकी विधि है। अच्छा, कहाँ की फेमस है ये, तो ये अपने मोलेला पड़ता है राजसमंद के अंदर, वहाँ की फेमस है।
मुख्य केंद्र है, ऐसे लिखो यहाँ। मुख्य केंद्र। कहाँ पे? एक तो हो गया मोलेला, कहाँ पे? राजसमंद में। मोलेला में एक कलाकार हुआ है मोहनलाल कुमावत जी, उनको इसके लिए क्या मिल चुका है? पद्मश्री पुरस्कार। मोहनलाल कुमावत को क्या मिल चुका है? पद्मश्री। ध्यान रखना भी, पूछ ले के मोहनलाल कुमावत है वो कौन सी हस्तकला से जुड़े हुए हैं, तो वो है टेराकोटा से। उसके बाद में हरजी एक जगह पड़ती है जालौर के अंदर, हरजी। कहाँ पे है? जालौर के अंदर है। यहाँ पे देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं, मोहम्मद जी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो पूछ ले भी टेराकोटा के घोड़े कहाँ के फेमस है, तो वो अपने हरजी जालौर के अंदर। उसके बाद में दो और जगह है अन्य, एक अपने जगह है नागौर के अंदर, उसका नाम है बू। कहाँ पे है? नागौर के अंदर। और बड़ोपल एक जगह पड़ती है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां से प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई है। खुदाई की तो प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई। कहाँ पे? बड़ोपल है हनुमानगढ़ के अंदर। बड़ोपल हनुमानगढ़ है, वहां पे कैसी टेराकोटा प्राप्त हुई है? प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई है। प्राचीन टेराकोटा प्राप्त। फिर बीकानेर है, बीकानेर की सुनहरी टेराकोटा फेमस है। बीकानेर की कौन सी? सुनहरी टेराकोटा। अलग अलग क्षेत्र के अंदर फेमस हुई तो उन्होंने अलग अलग रूप ले लिए। तो यहाँ की जो फेमस हुई वो कैसी है? सुनहरी टेराकोटा। ये तो अपने होगी टेराकोटा पूर्ण। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं अगली तारकसी। तारकसी है क्या? तो ये चांदी है, चांदी के पतले पतले तार बना लिए जाते हैं और उससे क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। यानी चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, वो क्या है? तारकसी। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना। कहाँ पे है? नाथ द्वारा। फेमस कहाँ की है? नाथ द्वारा की। अगली बादला। होती क्या है? जस्ता या जिंक है, जस्ता या जंग के बर्तन होते हैं ये। उस पे क्या है? कपड़े या चमड़े का कवरिंग किया जाता है, परत चढ़ाई जाती है। जस्ते जिंक भी बोलते हैं, जस्ते के बर्तन। इस जस्ते के बर्तन के ऊपर या तो कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। है ना? क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि पानी क्या है? ठंडा रहे। पानी ठंडा रहे इसके लिए इसकी परत चढ़ाई जाती है। फेमस कहाँ की है? जोधपुर की। जोधपुर के अंदर एक तो बादले फेमस है और एक जिंक यानी अपने जस्ते की मूर्तियां भी कहाँ की फेमस है? अगर कोई पूछे तो वो अपने जोधपुर की फेमस है। उसके बाद में जो अगली हस्तकला है वो अपनी कोफ्तगिरी। कौन सी है? कोफ्तगिरी। अभी अपन मीनाकारी पढ़ रहे थे कि कांच के अंदर जो कलाकारी की जाती है उसको अपन बोलते हैं थेवा कला। वैसे ही अगर लोहे के अंदर सोने की कारीगरी की जाए तो वो क्या है? वो होगी कोफ्त कला। इसके अंदर लोहे के अंदर किसकी कलाकारी? सोने की कलाकारी। आप कहोगे सर
लोहे के अंदर कैसे करेंगे सोने की कारीगरी? तो तलवार होती है, तलवार की जो पकड़ने की मूठ होती है ना, उस मूठ को देखना आप, उसके ऊपर सोने की कारीगरी की जाएगी ताकि वो क्या है, कलात्मक लगे। तो बस वही होती है अपने ये कोफ्तगिरी। कहाँ की फेमस है? ये जयपुर, जयपुर के पास में पड़ता है अलवर, अलवर की। और कई बार उदयपुर का भी नाम आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में उदयपुर आ जाए तो ये गलत नहीं है। ये अपने मुगल टाइम के अंदर दमिश्क जगह पड़ती है एक, दमिश्क, वहां से मुगल काल के अंदर भारत के अंदर फेमस हुई थी। ठीक है, जैसे लोहे के अंदर सोने की कारीगरी होगी कोफ्तनी था, वैसे ही कांच के अंदर सोने की कारीगरी हो गई थेवा कला। अगर वहीं पित्तल के अंदर अगर सोने की कारीगरी की जाए तो वो होगी कोफ्तगिरी, ओ सॉरी तहनीसा। किसमें? पित्तल में। सोने की कारीगरी वही फेमस कहाँ की है? अलवर और जयपुर के अंदर, अलवर और जयपुर के अंदर फेमस है अभी। ठीक है, अब ये तो हो गई और अपने हस्तकला। उसके बाद में प्रिंट के आते हैं कुछ, प्रिंट जाके फेमस है वो। तो प्रिंट के अंदर अगर अपन देखते, पहला है वह अजरक प्रिंट। रंगाई छपाई के अंदर क्या आ गया? प्रिंट। तो पहला कौन सा है? अजरक। अजरक प्रिंट है, ये कहाँ का फेमस है? ये बाड़मेर का फेमस है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। इसके अंदर जो कलर यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, वो कौन सा किया जाता है? नीला और लाल। नीला और लाल, नीले और रंग में क्या है, इसमें प्रिंटिंग की जाती है। तो आप पढ़ोगे, 2-3 नाम हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे मैं पढ़ता था, उसको एक ट्रिक बना लेता था, अनिल। बड़ी काम की चीज़ है, ये ध्यान रखना भी। अजरक प्रिंट है, नीला और लाल रंग यूज लिया जाता है। तो आप 2-4 पढ़ लोगे तो ये कन्फ्यूज हो जाओ, आगे भी देखोगे अपना और पढ़ेंगे तो उसके अंदर कलर के रूप में कन्फ्यूज हो गए तो आप ये शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखिएगा। क्या है? अनिल। अजरक प्रिंट के अंदर जो प्रिंटिंग की जाती है वो ज्यामितीय होती है, ज्यामितीय अलंकरण। सर ये ज्यामितीय अलंकरण कैसा होता है? तो जैसे आप मैथ के अंदर पढ़ते हो ना, त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, वर्त हो गया और वर्ग हो गया, ये प्रिंट के ऊपर ये आकृति क्या है? बना दी जाती है। ये प्रभावित किससे? तुर्की है, तुर्की शैली से प्रभावित है। तुर्की शैली है, तुर्की शैली से प्रभावित। यानी अजरक प्रिंट है वो कहाँ की फेमस है? बाड़मेर के अंदर। इसके अंदर कलर कौन सा यूज किया जाता है? नीला और लाल कलर यूज किया जाता है। इसमें अलंकरण कैसा किया जाता है? ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है। और किस शैली से प्रभावित है? ये तुर्की शैली से प्रभावित है। उसके बाद में जो अगली अपना प्रिंट है वो है अजरक के बाद में मलीर प्रिंट। कौन सा? मलीर। मलीर प्रिंट कहाँ का फेमस है? वो बाड़मेर का फेमस है। इसके अंदर कौन सा कलर यूज किया जाता है? इसके अंदर काला और कथई कलर यूज में किया जाता है। एक तो काला और एक कथई कलर। अब इसकी ट्रिक है, जैसे मक्का, ऐसे मलीर, कैसे काला, कैसे कथई, ये ध्यान रखना अभी, है ना। उसके बाद में जो अगला प्रिंट है वो है सांगनेरी प्रिंट। अपने जयपुर के पास में फेमस है। वो कौन सा है? सांगनेरी प्रिंट। सांगनेर नाम से पता चल रहा है कहाँ का फेमस है, सांगनेर का। इसके अंदर काला और लाल रंग यूज लिया जाता है। रंग कौन सा? काला और प्लस में लाल रंग। इसका अपन जैसे जंजीर होती है गांव के अंदर पशुओं को बांधने के लिए, उस जंजीर को सांकल बोलते हैं। ऐसे कड़ियों की बनी होती है ऐसे, उसको बोलते हैं सांकल। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। सा से सांगनेरी, का से काला, लै से लाल।
ये इसकी ट्रिक है भाई। इसके अंदर जो लट्ठा और मलमल होता है, लट्ठा होता है मोटी जो धागा होता है, मोटे धागे का मतलब कपड़ा, और जो महीन और बिल्कुल ऐसे मुलायम होता है उसको बोलते हैं मलमल। यानी लट्ठे पे किया जाता है इसका प्रिंट और मलमल पर भी किया जाता है। लट्ठे प्लस में मलमल पर क्या है, प्रिंट किया जाता है। एक अपने मुन्ना लाल गोयल नाम के आदमी हुए थे, उन्होंने इसको फेमस किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मुन्ना लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल साहब किससे जुड़े हुए, सांगानेरी प्रिंट से। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको फेमस किया था। थेवा कला है, थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने लोकप्रिय किया था, तो वो थे जस्टिन वक्की, स्तर पर प्रसिद्ध। ये अपना हो गया सांगानेर प्रिंट। यानी कहाँ का फेमस है, सांगानेर, जयपुर का। रंग कैसे यूजली में जाते हैं, काला और लाल, और इसके अंदर लट्ठा और मलमल दोनों पर इसमें मतलब प्रिंट किए जाते हैं, छापा जाता है। और जो मुन्ना लाल गोयल है उन्होंने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया था। जो अगला प्रिंट है अपना वो है बगरू प्रिंट। बगरू जयपुर का ही है, बगरू प्रिंट कहाँ का, अपने जयपुर का ही। बगरू जयपुर में ही पड़ता है। इसके अंदर जो प्राकृतिक कलर है वो ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। प्राकृतिक कलर कौन सा, जैसे अभी अपन बूंदी शैली पढ़ रहे थे कल की क्लास के अंदर, तो मैंने बताया था कि प्रकृति का कलर कैसा है, हरा है, तो इसलिए बूंदी शैली के अंदर कौन सा ज़्यादा कलर यूज में लिया जाता है, हरा कलर। तो ऐसी प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाएगा, अभी सिंथेटिक नहीं होगा, प्राकृतिक रंगों का यूज अधिक है। इसके अंदर बगरू प्रिंट है, उसके अंदर जो प्रिंट होता है उसका जो मेन पृष्ठ है उसके अंदर तो हल्का हरा यूज रंग किया जाएगा, और जो बैकग्राउंड है उसके अंदर बेलमुटे बनाए जाते हैं। सर ये क्या हो गया, पृष्ठ और बैकग्राउंड क्या होता है? जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसको मान लेते हैं अपन हरा, हल्का हरा हो गया, तो ये तो हो गया स्क्रीन का कलर, वो तो हो गया पृष्ठ, और जो मैंने लिख रखे हैं यानी उसके ऊपर जो प्रिंट किए जाते हैं वो उसमें बेल बुंटे बना दीजिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे बेल बुंटे बना दूँ और इसका कलर क्या हो, हरा हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बगरू प्रिंट हो जाएगा, सेम वैसा ही। इसका जो पृष्ठ है इसको आंगन भी बोलते हैं, वो तो कैसा है, हरापन लिए हुए। और बैकग्राउंड में क्या है, बेल बूंटे, यानी छोटे छोटे बेल बूंटे बना दिए होते हैं, बेल बूंटे की चित्रकारी, बेल बूंटे। आगे समझ में, कहाँ का फेमस, जयपुर का। क्या होता है, प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। तो इसका पृष्ठ है, आंगन है, वो हल्का हरापन लिए होता है, और इसके बैकग्राउंड में बेल बूंटे वो चित्रित किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। उसके बाद में जो अगला अपना प्रिंट आता है वो होता है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट चित्तौड़ में जगह पड़ती है, अकोला वहां का फेमस है ये, अकोला चित्तौड़ के अंदर। होता क्या है दाबू, मान लो अपने कोई कलर मतलब कपड़ा है, उसको रंगना है, प्रिंट करना है, तो उस स्थान से दबाया जाता है जहाँ पे अपने को रंग नहीं चढ़ाना होता। तो उस दबाने के लिए बिंदने यूज किया जाता है अलग अलग, जिसको लेई या लुगदी बोलते हैं, उसको लेई और लुगदी से क्या है, दबा दिया जाता है। यानी कपड़े को प्रिंट जिस रंग स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, प्रिंट नहीं करना हो, उस स्थान को दबा दिया जाता है। किससे, लुई या लुगदी से। उस लुई या लुगदी को दाबू बोलते हैं। यानी दबा दिया गया, दबा कर रंग लिया। जिस जगह से कपड़े का नहीं रंगना हो उसको या तो लुई लेई से या लुगदी से क्या है, दबा दिया जाता है। इस लुई या लुगदी को क्या कहते हैं, दाबन कहते हैं। अब ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये लुई या लुगदी है वो अलग अलग यूज में की जाती है।
जैसे अपने सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के अंदर मोम का है वो दाबन यूज में लिया जाता है। जो भी लुगदी है वहाँ पे क्या लिया जाता है, मोम। तो मोम का दाबू कहाँ पे लगाया जाता है, सवाई माधोपुर में। मिट्टी का दाबू कहाँ पे लगाया जाता है, ये अपने बालोतरा के अंदर, मिट्टी का बालोतरा के अंदर। गेहूं का बिंदन कहाँ लगाया जाता है, बिंदन भी बोलते हैं इसको, गेहूं का, ये अपने सांगानेर और बगरू के अंदर, सांगानेर और बगरू के अंदर। यानी कपड़े को जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उसको लई या लुगदी की सहायता से दबा दिया जाता है, उस लुई या लुगदी को दाबू कहते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग यूज की लुई या लुगदी है वो यूज में किया जाता है। जैसे मोम का हो गया सवाई माधोपुर, मिट्टी का हो गया बालोतरा, और अपने सांगनेर और बगरू के अंदर हो गया गेहूं का बिंदन। अगला जो है वो है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया फेमस कहाँ की है, कोटा के जगह पड़ती है कैथून, और एक 12 के अंदर जगह पड़ती है मांगरोल। मांगरोल कहाँ पे है, ये 12 के अंदर। यहाँ पे कैथून और बांगरोल की फेमस है। सर है क्या ये कोटा डोरिया, है क्या, ये क्या है, चौकोर कलर की, जैसे अपन ज्यामितीय अलंकार पढ़ रहे थे, जैसे ये अजरक प्रिंट है उसके अंदर, वैसे ही इसके अंदर वह चौकोर आकृतियां बनाई जाती है और आकर्षक रंग होता है। चौकोर आकृति और आकर्षक रंग वाली सादी यानी सिंपल साड़ी होती है ये, चौकोर आकृति, आकर्षक रंग, अच्छे रंग वाले, आकर्षक रंगों वाली सादी यानी सिंपल साड़ी होती है। इसके अंदर लगभग 300 चौकोर ऐसे होता है ना, 4 जिसके कोर हो, जैसी बात है इसको कोर बोलते हैं, इसकी 4 कोर हो गई, वो ऐसे को क्या हो गए, चौकोर। लगभग 300 या 360 के आसपास चौकोर होती है इसमें, 300 चौकोर यानी आकृतियां होंगी, चौकोर यूज में ली जाती है। साड़ी में अभी इसके अंदर लगी हुई नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता। बहुत अच्छी है, इसकी यही पहचान होती है कोटा डोरिया की। अब इस कोटा डोरिया में एक अपने बीकानेर है, बीकानेर में एक दीवान हुए थे जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला। इन्होंने एक कलाकार, मतलब इस कला के अंदर दक्ष जो कलाकार है उसको हैदराबाद से लेके आए थे, उसका नाम था मसूर अहमद, मसूर अहमद। कहाँ से लेके आए थे, हैदराबाद से। इसलिए इस कला को क्या कहते हैं, मसूरिया कला भी कहते हैं, मंसूरिया कला भी कहते हैं। और वर्तमान में इसके जो अच्छे अपने कलाकार है वो कौन है, वो है जेकब, कहाँ पे, मांगरोल के महिला है जेकब। पूछ ले भी जेकब कौन सी प्रिंट से जुड़े हुए हैं, तो वो है अपने कोटा डोरिया या मंसूरिया साड़ी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो अगले हैं, अगला प्रिंट है अपना वो है आजम प्रिंट। कौन सा, आजम। अभी अपन ने पढ़ा दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो वहीं क्या का फेमस है ये, आकोला चित्तौड़ के अंदर। जब अपन लोक देवियां पढ़ रहे थे तो अपन ने अकोला के अंदर एक देवी पढ़ी थी, बड़ली माता, वो वाला ही अकोला है। और अकोला के अंदर एक छिंपा जाति पाई जाती है, वो वहाँ पे रंगाई छपाई का कार्य करती है, तो इसलिए अकोला को बोले छिंपा वाला अकोला जाता है ना। लिख लेते हो ये आप, छिंपा जाति द्वारा रंगाई छपाई। तो कई बार पूछ ले भी छिंपा जाति का मुख्य कार्य क्या था, वो मुख्य कार्य क्या था, रंगाई और छपाई। इसी के अंदर एक अन्य कला हो रहा है आजमबाद में, जाजम प्रिंट। ये भी अपने चित्तौड़ की फेमस है, जाजम प्रिंट।
कहाँ की फेमस है? ये भी चित्तौड़ की फेमस है। गाडिया लोहार होता है, गाडिया लोहार की जो महिलाएं होती है उनका जो कपड़ा है उसका प्रिंट कौन सा होता है? जाजम प्रिंट होता है। गाडिया लोहार की महिलाओं के कपड़े होते हैं वो कौन से प्रिंट में होते हैं? वो इसी प्रिंट, जाजम प्रिंट में होता है। महिलाओं के कपड़े, उनका प्रिंट कैसा होता है? उनका जाजम में प्रिंट होता है। उसके बाद में लहरिया, लहरी तो आप जानते ही हो। और जैसे जो बच्चे के जन्म पर दिया जाता है वो होता है पीला पोंचा, और जो लड़की के जन्म पर दिया जाता है वो होता है गुलाबी पोंचा। जन्म से ही रंग निर्धारित कर दिया जाता है अभी। लहरिया फेमस कहाँ का है? तो मेन तो मुख्य बात ये ध्यान रखना आप, एक तो जयपुर का और एक पाली का। अगर बच्चे का जन्म हो या फिर लड़के का जन्म हो तब तो दिया जाता है पीला पोंचा, पीला पोंचा यानी पीले रंग का लहरिया। और अगर लड़की का जन्म हो जाए तब दिया जाता है गुलाबी रंग का पोंचा, है ना। उसके बाद में चुनरी, चुनरी तो आप जानते हो सीधी कहाँ के फेमस है? जोधपुर के, नाम नाम याद आता है। चुनरी है वो जोधपुर की है। उसके बाद में जो अपने अगला आता है वो है कुट्टी का काम। सर ये कुट्टी क्या होती है? वो लिख लो फिर बताता हूँ आपको। कुट्टी का काम कहाँ का फेमस है? अपने जयपुर का। जयपुर का फेमस है। कुट्टी एक्चुअली में क्या होती है? जैसे अपने कागज होते हैं, अपने ग्रामीण अंचल में जब छोटे थे बच्चे थे तब देखते थे कि जो कागज़ पुराने हो गए उन कागज़ों को भिगो दिया, कोई चाक हो गया, ऐसी चीज़ें जो मिट्टी हो गई इनको भिगो कर, चिकनी मिट्टी इनको भिगो के रखते हैं। जब पूरी तरह से मिट्टी गल जाती है तब उससे विभिन्न खिलौने बना लिए जाते हैं, घर में कोई सामान रखने का आकृति बना ली जाती है, उसको कुट्टी बोलते हैं। फेमस कहाँ की थी? अपने जयपुर की थी। जयपुर के अंदर इसमें दो कलाकार होते, एक तो उनका नाम था सांवल सिंह, एक का नाम जमुना प्रसाद। कलाकार थे वो, सॉरी ये अपने कारीगर इनके सांवल सिंह और दूसरा है जमुना प्रसाद। ये तो प्रमुख क्या थे इनके? कारीगर थे भाई। किसके टाइम के अंदर ये फेमस हुई थी? तो ये अपने एक शासक हुए थे राम सिंह के टाइम, वहां पे फेमस हुए थे। राम सिंह के टाइम जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हुए थे। तो अब एक और फिर जैसे एक तो दाबू, ये दाब पे जिसको रंगा जाता है, एक होता है बंदेज, बांध कर जब रंगा जाता है ना उसको बोलते हैं बंदेज। अगला प्रिंट कौन सा है? बंदेज। ये कहाँ का फेमस है? अपने जयपुर का फेमस है। इसको बोलते हैं टाई एंड डाई, बांधो और रंगो। टाई एंड डाई यानी पहले तो बांध लो उसको, इसलिए बंदेज हो गया, बांधो और रंगो। ये अपने प्रमुख प्रमुख जो हस्तकला और प्रिंटिंग रंगाई छपाई है वो हो गई है। बाकी अपने जो बनते हैं वो फैक्चुअल है, उसको अपन एमसीक्यू के रूप में ले लें।